Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, जैसे कि अभी तक आप सभी जानते हैं हमारी एकेडमिक्स की क्लासेस चल रही हैं 9 to 12 के लिए, केमिस्ट्री की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस। इसी सीक्वेंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ कंपटीशन लेवल की कुछ क्लासेस के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि टेट, सीटेट, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी या बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉमन एग्जामिनेशन हैं जिनमें केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज में आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे के लॉजिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं, मैं साथ के साथ आप लोगों को बताते चलूंगा कि कौन से कंपटीशन के लिए कौन से पॉइंट्स ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इसमें हम एक बहुत जनरल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज आर एनवायरमेंट। हमारा पर्यावरण नामक एक टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में पूछा जाता है। उसके कुछ बेसिक कॉम्पिटेटिव पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट्स में कवर अप करने की कोशिश करूंगा ताकि सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे कि हम आज यहाँ पर वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस के लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो इकोसिस्टम जिसे कि हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं, अगर मैं पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इकोसिस्टम इज द इंटर रिलेशन बिटवीन अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन को डिफाइन करने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम ही इकोसिस्टम कहलाता है। अगर इकोसिस्टम को हम डिफाइन करें और डिवाइड करें तो इसके 2 पार्ट्स हम अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को मान सकते हैं। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को रेफर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जैविक होते हैं यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो रेफर होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। जितनी भी लिविंग थिंग्स इस अर्थ क्रस्ट पर, इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यानी कि फिजिकल या केमिकल, हम यहाँ बात करेंगे किसकी, फिजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस की। जितने भी प्रोसेस होंगे फिजिकल या केमिकल यानी कि जितने भी नॉन लिविंग प्रोसेस होंगे, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होंगे, वो सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, यानी उनको हम हिंदी में अजैविक घटक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र के 2 भाग होते हैं, 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज जैविक और नंबर 2 इज अजैविक। अब जैविक घटक को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे लिविंग थिंग्स की, है ना। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इनटू 3 क्लासेस। नंबर 1 इज उत्पादक, प्रोड्यूसर जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है उपभोक्ता जिसको कंज्यूमर बोलते हैं। तीसरा है अपघटक जिसको डिकम्पोजर बोला जाता है। तो बारी बारी से इन तीनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर देखिए नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूस करने वाला। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लिविंग थिंग्स और अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाय यूजिंग द सनलाइट क्या कर लेते हैं, अपने फूड को खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इस अर्थ पर वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है उपभोक्ता जिसको हम बोल रहे हैं कंज्यूमर। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मानव की बात करता हूँ, ह्यूमन नेचर की बात करता हूँ, तो हम लोग डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर, इन उत्पादक पर, इन प्रोड्यूसर्स पर। चाहे मैं डायरेक्टली इस पर डिपेंड हूँ या इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड हूँ, यानी कि मैं चाहे कच्चा ही प्लांट्स को खा जाऊँ या उनको पका करके खाऊँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो सारी कहीं ना कहीं हमें प्लांट से मिल रही हैं, है ना। उन सब की क्या होती हैं, बेल होती हैं या प्लांट होते हैं, फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से उन पर डिपेंड हैं। तो जो चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रोड्यूसर पर डिपेंड होगी वो क्या कहलाएगी, उपभोक्ता कहलाएगी, कंज्यूमर कहलाएगी। तो इस तरीके से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिकम्पोजर की। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखिए, अर्थ पर प्रोड्यूसर के साथ साथ और कंज्यूमर के साथ साथ जो तीसरा जो कंपोनेंट हमें मिल रहा है वो कहलाता है हमारे पास डिकम्पोजर। क्यों, क्योंकि वो छोटे से छोटे जीव होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड सेल्स को या डेड एनिमल्स को या डेड प्लांट्स को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक छोटा सा
बायो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डेड बॉडी को, डेड सेल को क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, क्या कहलाएगा, डिकम्पोजर कहलाएगा, अपघटक कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फूड चेन। जो नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आ जाता है वो होता है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है, देखिए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की एक चेन है। स्टेप बाय स्टेप एनर्जी जिस तरीके से ट्रांसफर होती है वो क्या बनाती है, फूड चेन बनाती है, जिसको हम हिंदी में खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अब कैसे हम इस चीज को समझेंगे, देखिए भोजन रूपी ऊर्जा को जीवों में क्रमिक स्थानांतरण की जो श्रृंखला है उसी को क्या बोला जा रहा है, खाद्य श्रृंखला बोला जा रहा है। अब खाद्य श्रृंखला का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए एक सबसे पहले एक कंपोनेंट है ए, दूसरा आ गया बी, ये आ गया तीसरा सी और ये आ गया डी। जो बी है वो ए पर डिपेंड हो, जो सी है वो बी पर डिपेंड हो और जो डी है वो सी पर डिपेंड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को कंज्यूम करने वाला कौन है, बी को कंज्यूम करने वाला कौन है, सी, डी को कंज्यूम करने वाला कौन है, सी, डी। तो इस तरीके से क्या होगा, जो एनर्जी हमें ए से मिली, किसको, बी को, वो एनर्जी जब सी उसको कंज्यूम कर लेगा सी को मिल जाएगी, और जब डी सी को कंज्यूम कर लेगा तो वो एनर्जी किसको मिल जाएगी, डी को मिल जाएगी। या आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक चूहा है ना, सबसे पहले मैंने किसको ले लिया, चूहे को, चूहे के बाद मैंने ले लिया सांप। सांप क्या कर लेता है, चूहे को खा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चूहे से एनर्जी किसको मिली, सांप को मिली। अब सांप को खाने वाली कौन सी चीज़ आई, सांप को कौन सी चीज़ ऐसी खा सकती है, सांप को देखिए आप मैन वर्सेस वाइल्ड्स भी देखते होंगे, बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्रोग्राम टीवी पर भी आते हैं, तो आप देखते हैं कि सांप को ह्यूमन खा जाते हैं बड़े इजीली, है ना। तो चूहे को खाया सांप ने और सांप को खा गए हम, या कोई भी एक बड़ा जीव सांप को आकर के खा जाए। तो इस तरीके से जो एनर्जी हमें चूहे से सांप को मिली थी वो एनर्जी सांप से उस तीसरे कंज्यूमर को मिल जाएगी जो इसको कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाती है, एक चेन मिल जाती है। इस चेन को ही क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं खाद्य जाल। अब मान लीजिए ऐसी बहुत सारी चेन आपस में एक साथ कलेक्ट हो जाए, है ना, मोर देन 2 चेन अगर आपस में कलेक्ट हो जाती हैं, वो एक साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स रूट बनाती हैं। वो जो जटिल पथ बनाया वो जटिल पथ ही क्या कहलाता है, जाल कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड वेब, और हिंदी में इसका नाम होता है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या चीज़ हुई कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, या हम बोल सकते हैं व्हेन मोर देन 2 फूड चेन कलेक्ट टुगेदर दे फॉर्म्स अ फूड वेब। क्या बना देते हैं आपस में, कंप्लीट कंबाइन होकर के फूड वेब बना देते हैं, जिसको खाद्य जाल बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो जो ओजोन लेयर है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3, तो जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या कर रही है, वायलेट रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, ताकि वो अर्थ पर ना आए। और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। अगर मान लीजिए यूवी रेज जिनको हम बोल रहे हैं, ये जो यूवी रेज हैं अगर ये डायरेक्टली अर्थ पर आती हैं तो इससे बहुत सारी डिसीजेज ह्यूमन में या एनिमल्स में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ क्रस्ट पर हैं वहाँ डेवलप हो सकती हैं। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, यहाँ से अंधेपन का रोग भी लोगों को लग जाता है। कैंसर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लोगों की बॉडी के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस करा देती हैं, और बहुत सारे ऐसे मल्टी ऑर्गेनिजम्स को या मल्टी बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कराती हैं बॉडी के अंदर, जिससे हमारी ब्लड सेल्स या बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रही है, यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रही है। और ये चीज़ हम जानते भी हैं कि धीरे धीरे ओजोन लेयर में होल बनना शुरू हो चुका है, और बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम परसेंटेज में अल्ट्रावायलेट रेज इस होल्स में से होते हुए अर्थ पर आ रही हैं, लेकिन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हमारा जीके से रिलेटेड है, कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी हिंदी में हम बात करें अगर, तो भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो देहरादून में स्थित है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड ब्रांच है वो बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, देहरादून में एस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सभी लोग पहले से जानते भी हैं कि इसमें करना क्या होता है, वर्षा के जल को एकत्रित करके उसको भूमि के अंदर कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे गांव, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर घरों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट लगाया जाता है। बेसिकली करना क्या होता है कि छत जो है, हमारे घर की जो रूफ है
वहाँ पर चारों तरफ बाउंड्रीज की जाती हैं और बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है और वहाँ से एक ड्रेनेज लगाया जाता है जो कि डायरेक्टली कहाँ जाता है, अर्थ ग्राउंड में जाता है और अर्थ ग्राउंड में रिजर्वायर्स तैयार किए जाते हैं। तो ये जो जितना भी बारिश का पानी यहाँ कलेक्ट होता है वो इस ड्रेनेज पाइप से होते हुए इस रिजर्वायर के अंदर कलेक्ट होता रहता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो फिनोमिना है, ये कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल का संग्रहण। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीके का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता का आंसर है किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संगठन को, यानी किसी ग्रुप को, है ना। या तो किसी सिंगल पर्सन को ये मिलता है या ग्रुप ऑफ मैनी पीपल्स को हमें मिल जाता है। जब मोर देन टू पीपल आपस में कंबाइन होकर के एक समिति बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। और क्यों दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। मान लीजिए मैं डेली की डेली कुछ प्लांट्स डेली प्लांटेशन करता हूँ, है ना। मेरी एक पूरी कमेटी बना लूँ मैं और बहुत सारी उसमें लोगों को कलेक्ट कर लूँ अपने साथ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि मेरा एक संगठन बन जाएगा, मेरा एक ग्रुप बन जाएगा और मैं पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए प्लांटेशन कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा कारगर, है ना, प्रूफ होता है, महत्वपूर्ण है ये हमारे पर्यावरण के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा अगर हमारे काम को अव्वल दर्जा दिया जाए, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की दृष्टि से देखा जाए, तो ये पुरस्कार किसी एक व्यक्ति या किसी समिति को दिया जाता है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो यहाँ से एक चीज़ आ जाती है। देखिए चिपको आंदोलन के बारे में सभी छोटी क्लासेज में एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से मेंशन है, आप चिपको आंदोलन को वहाँ पे जाकर के बहुत ज़्यादा डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। ये बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि चिपको आंदोलन को चलाने वाले कौन थे, बहुगुणा जी के द्वारा ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इस चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वनों की सुरक्षा की जाए, वनों को ना काटा जाए, डिफोरेस्टेशन ना की जाए। तो चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया एक तरीके से मैं कहूँगा आंदोलन था, है ना। एक पूरी समिति बनाई थी बहुगुणा जी ने, अपने साथ बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करके डिफोरेस्टेशन के खिलाफ अपना एक मोर्चा चलाया था, आंदोलन चलाया था, जिसका नाम धीरे धीरे चिपको आंदोलन पड़ा। नेक्स्ट आ जाता है कि विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा प्रतीक लोगों के रूप में किस जीव को लिया गया। देखिए WWLF जो है यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, उन्होंने पांडा को एक प्रतीक लोग के रूप में, यानी कि इनका जो लोगो है, हर किसी एक अच्छी कंपनी का, एक मल्टीनेशनल कंपनी का अपना एक लोगो होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल का अपना एक लोगो है GOOGLE, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। या अगर मैं बात करूं विप्रो का, तो विप्रो का अपना एक लोगो है ना। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन सब का अपना एक पर्टिकुलर लोगो होता है, अपनी एक पहचान होती है, सिंबल होता है, जिसकी हेल्प से उसको पहचाना जाता है। तो WWLF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने अपने लोगो के रूप में यानी प्रतीक के रूप में पांडा को चुना। पांडा ही इनका एक प्रतीक है। अगर आपको कहीं पांडा का लोगो दिखाई देता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो जो लोगो है वो विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगो को मेंशन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो गाइज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये अभी हमने 16 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, इससे आने वाले अगले पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।